हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल हिंदी स्टोरी। प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल की एंजल। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर, जिसमें आप 70 चैप्टर सुन चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 71। एकांश, प्रिशा और ईशु। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। सूची कुछ सोचकर पीछे हट जाती है। सूची रोते हुए, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा वीएम ऐसा कभी नहीं करता। आप उस समय भी मुझे छोड़कर चले गए थे, तो फिर मेरे जिंदगी में दोबारा क्यों आए हो? आखिर क्यों? वंश शांत होकर, शुरू में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मेरे अलावा तुम्हें कोई आंख उठाकर भी देखे मुझे पसंद नहीं। इस दिन भी तुम मुझे भाव नहीं दे रही थी। ऊपर से वो तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड तुम्हें प्रपोज कर रहा था, मुझे छोड़ने को बोल रहा था, जिससे मैं डर गया था। मुझे लगा कि मुझे तुमसे दोबारा अलग होना पड़ेगा। सूची वही खड़े हैरान होकर बस उसकी बात सुने जा रही थी। वंश इमोशनल होकर, शुरू में भी उस समय दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार पर बहुत खतरा था। कुछ समय बाद मैं तुम्हें ढूंढता भी, लेकिन उस समय मेरे डैड मॉम का डेथ हो गया। फिर मैं अपने मॉम डैड से किया हुआ वायदा, मेरी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका। मैं भी क्या करता, तुम ही बताओ। जब मैं एक दिन तुम्हारे पुराने घर पर गया तो उन्होंने बताया कि तुम यहाँ नहीं रहती। तुम्हारा न्यू एड्रेस भी नहीं पता था। सूची रोते हुए उसके गले लग जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे आज उसका असली खुशी मिल गया था। वो यही प्यार को जीना चाहती थी। सूची, वंश मैं क्या करती? मैंने ही अपना सारा इंफॉर्मेशन सीक्रेट करा दिया था। मेरा तो सबसे विश्वास ही उठ गया था। सूची फिर उसके चेस्ट पर मारते हुए बोलती है, वंश यू आर सो बैड, बट आई लव वीएम सो मच। लेकिन मैं फिर भी आपसे गुस्सा हूँ। ये सुनकर वंश मुस्कुराकर सूची के माथे पर हल्का किस करता है। ये देखकर सूची अपना आंख बंद कर लेती है। आप उसके प्यार को अच्छे से फील कर पा रही थी। सूची को अचानक से ध्यान आता है कि वो गुस्सा थी, इसीलिए वो अपना सर घुमाकर बोलती है, मैं आपसे अभी भी नाराज हूँ। कोई ऐसे प्रपोज करता है क्या? वंश, अच्छा, किसने कहा कि मैं प्रपोज ऐसे कर रहा हूँ? सामने देखो। सूची कंफ्यूज होकर सामने देखती है, जहां पर एक डिस्प्ले चालू होता है, जिस पर लिखा था कि अब से इस पार्क का नाम चेंज करके सुरांश रख दिया गया है। सूची हैरान होकर अपनी आंख फाड़े इस डिस्प्ले को बार बार पढ़ रही थी। वो अपने आंखों में लेकर वंश को देखती है, लेकिन वंश वहां खड़ा नहीं था। वो तो अपने घुटनों पर बैठकर एक डायमंड का लॉकेट लेकर उसके मुड़ने का ही वेट कर रहा था। वंश रोमांटिक तरीके से, आई लव यू सुरु, आई लव यू सो मच। सूची ये देखकर वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उसके गले लग जाती है। सूची खुशी के आंसू लाते हुए, आई लव यू टू। ये सब आपने मेरे लिए किया। आज वंश बहुत खुश था। उसे सब जो मिल गया था जो उसे चाहिए था। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद वंश उसको उठाता है और जाकर एक टेबल पर बैठाता है, जहां बहुत खूबसूरत तरीके से खाने के लिए सारा चीज रखा हुआ था। पहले वो उसको वो लॉकेट पहनाता है और साथ में बैठ जाता है। उसे खाने के लिए बोलता है। सूची को कुछ याद आता है। सूची चिढ़ते हुए, क्या जया को ये सब मालूम था? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे बताया तक नहीं। वंश हंसते हुए, हाँ, केवल उन्हें ये पता है कि हम लोग डिनर डेट पर आए हैं। अब छोड़ो भी और पहले ये सब खाओ। वही मित्तल हाउस में प्रिशा अपना काम कर रही थी, वही इशू अपना पढ़ाई में बिजी था। तभी उस कमरे में एकांश आ जाता है। वो दोनों को वही खड़े प्यार से देख रहा था। तभी इशू की नजर एकांश पर जाता है। वो उसे घूर कर देखने लगता है। इशू चिढ़ते हुए, मॉन्स्टर अंकल, आप हमें क्यों घूरे जा रहे हो? मैं मानता हूँ कि मॉमी और मैं बहुत क्यूट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मॉमी को आप ऐसे देखे। वैसे भी आप एक गे है, लेकिन फिर भी आपको परमिशन नहीं है मेरी मॉमी को ऐसे देखने का। ये सुनकर प्रिशा हैरान होकर एकांश को देखने लगती है। ये सुनकर वो अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है। एकांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। एकांश चिढ़ते हुए, छोटे बच्चे, अपना बकवास बंद करो। तुम्हें इतना बोलना किसने सिखा दिया है? मैं कोई गे वे नहीं हूं, समझे? और मैं यहाँ कोई काम से आया था। इशू क्यूट सा फेस बनाकर फिर से, कोई बात नहीं अंकल, मैं समझ सकता हूँ। आप ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? आप बच्चे हो क्या कि आपको अकेले अपने रूम डर लग रहा था? वैसे मेरी मॉमी बोलती है कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। प्रिशा, आप यहाँ क्यों आए हैं?
क्या आपको कुछ चाहिए था? एकांश, डेविल स्माइल करते हुए, वो मेरी ड्रेसिंग करनी है तो सोचा कि तुमसे ही करा लूं। प्रिशा, आप खुद से कर लो, मेरे पास समय नहीं है। ये सुनकर एकांश रूम के अंदर आते हुए बोलता है। एकांश, ठीक है नहीं करना। मत करो, मैं खुद से कर लूंगा। जानबूझकर उदास होते हुए बोलता है। अब क्या कर सकता हूँ? मुझे दर्द तो हो रही है लेकिन कर लूंगा खुद से ही। छोड़ो मैं जाता हूँ। प्रिशा उसका नाटक सब समझ रही थी क्योंकि आप उसको इतने दिनों में अच्छे से जान गई थी। प्रिशा, मन में, इन्हें और कोई नहीं मिला बेवकूफ बनाने को। जब गोली लगी थी तब तो दर्द ही नहीं हुए इन्हें। और नहीं तो अब दर्द। वाह। एकांश जा ही रहा था कि इशू उसे रोक देता है। इशू एकांश के पास जाता है और उसको अपने छोटे छोटे हाथों से उसको पकड़कर बेड पर बैठा देता है। एकांश उसे केवल देखे जा रहा था। इशू, प्रिशा के तरफ देखते हुए, मॉमी हम ऐसे नहीं कर सकते। आपने ही तो बताया है कि हमें तो सबकी हेल्प करनी चाहिए ना। क्यों न हम दोनों मिलकर इनकी ड्रेसिंग चेंज करें। ये सुनकर एकांश एक डेविल स्माइल के साथ प्रोशा के तरफ देखता है जैसा उसका प्लान कामयाब हो गया हो। प्रिशा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो ऐसा कुछ इशू को सिखाई थी। इशू, एकांश से, मॉन्स्टर अंकल मैं कुछ देर के लिए मॉमी को हेल्प करने दे रहा हूँ। वैसे मेरी मॉमी केवल मुझे ही प्यार करती है, तो आप उन्हें मुझसे छीनने की भी कोशिश मत करना। ओह सॉरी सॉरी आप कर भी कैसे सकते, आप तो एल। वो इतना बोला ही था कि एकांश चिढ़ते हुए बोलता है। मेरा ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो या मैं जाऊं? प्रिशा करती भी क्या, जिससे वो बचकर भागे जा रही थी वो आकर सामने बैठ गया था। वो लाचार होकर उसके पास जाती है और ड्रेसिंग चेंज करने लगती है। एकांश उसको एक स्माइल के साथ देख रहा था जैसे उसकी कोई जीत हो गई हो। एकांश, इशू से, छोटू तुम यहाँ खड़े क्यों हो, मेरे लिए एक ग्लास नीचे से पानी लेकर आओ। इशू, कोई बात नहीं अंकल, पानी है यहाँ, मैं देता हूँ ना। ये सुनकर एकांश को बहुत गुस्सा आता है। वो प्रिशा के इतने करीब होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इशू उस पर जैसे पहरा दे रहा था। ये देखकर प्रिशा को अंदर अंदर हंसी आ रही थी। एकांश, मन में, ये छोटे बहुत चालाक है। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। मैं क्या क्या सोचकर आया था कि इसे बेवकूफ बनाकर नीचे भेज दूंगा लेकिन ये तो। और ये मेरी बेबी, इसे बहुत मजा आ रहा है। अपने बेटे को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। बाद में बताता हूँ। तभी प्रिशा बोलती है, मिस्टर एकांश आपका हो गया ड्रेसिंग, आप अब जा सकते हैं। इशू उसे ही घूर रहा था। एकांश करता भी क्या वहां से गुस्से में निकल जाता है। ये देखकर प्रिशा और इशू दोनों हंसने लगते हैं। वही माहिर ऑफिस आया हुआ था। तभी उसके सामने जया आ जाती है। ये देखकर माहिर चौंक जाता है। जया, क्यों मेरे होने वाले जीजू, आप तो फिलहाल के लिए रिजेक्ट हो गए हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, वो आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। माहिर, आपको कैसे पता? जया, वो सुबह से टेंशन में लग रही है। शायद उसका तबीयत बिगड़ रहा है लेकिन वो तो मेरी सुनती कहाँ है। मैं उसका सब समझती हूं ना। ये सुनकर माहिर उसके केबिन की ओर चला जाता है। जया, मन में, हे भगवान अब मेरे लिए भी इस धरती पर एक लड़का भेज दो। सब तो सेटल होने में लगे हैं। कब तक मैं एक क्यूपिड का रोल करूंगी? कुछ करो भगवान जी। क्या आपके पास मेरी रिक्वेस्ट की फाइल पहुंच नहीं पा रही? वैसे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मेरी दादी माँ मेरे पीछे ही पड़ गई है। माहिर सुप्रिया के केबिन में जाता है। देखता है कि वो सोई हुई है। वो थोड़ा नजदीक जाकर देखता है तो वो बेहोश थी। ये देखकर माहिर काफी टेंशन में आ जाता है। माहिर सुप्रिया को अपने गोद में उठाकर सोफे पर लेटाता है। उसे चेक करने लगता है। वो समझ गया था कि ये कल से काफी स्ट्रेस में है। माहिर पानी के कुछ बूंदे उसके चेहरे पर छिड़कता है। सुप्रिया को थोड़ा थोड़ा होश आता है। वो कुछ बोल रही थी तभी माहिर उसे सुनने का कोशिश करता है। क्या होगा आगे? क्या एकांश प्रिशा को पनिशमेंट दे पाएगा? क्या माहिर सुप्रिया की सच्चाई जान पाएगा? क्या जया के लिए भी भगवान ने किसी को भेज दिया है? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 72, सुप्रिया के राज का खुलासा। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। सुप्रिया को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। उसको बहुत डर से पसीना आ रहा था। वो कुछ बोल जा रही थी। माहिर उसे सुनने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे बोल रही थी कि माहिर जी, आई लव यू माहिर जी, आई लव यू सो मच, लेकिन मैं आपके लिए सही नहीं हूँ। ये सुनकर माहिर बिल्कुल हैरान सा उसे ही देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसा करे। तभी उसको ध्यान आता है कि सुप्रिया पूरे पसीना से लटपट है। ये देखकर थोड़ा वो परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उस दिन के बाद से ये परेशान सी क्यों रहने लगी है। क्योंकि सभी जानते थे सुप्रिया बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की थी। वो उसके सर पर हाथ रखकर बच्चों के जैसा सुला देता है। वो उसका हाथ चेक करता है। उसे थोड़ा बहुत फीवर था।
उसे रेस्ट की जरूरत थी। वो कुछ देर सोचने के बाद सुयश को कॉल लगाता है। रिंग जा रही थी लेकिन कॉल कोई नहीं उठा रहा था। माहिर को यही पता करना था कि घर पर कोई है या नहीं। इस हालत में उन्हें वहां छोड़ना सही है या नहीं। इसीलिए माहिर सुयश को एक बार और कॉल करता है। अभी सुयश कॉल पिक अप कर लेता है। माहिर, सुयश आप कहाँ हो? सुयश, सॉरी माहिर, वो मैं आज सुबह ही फॉरेन के लिए निकल गया था। अभी मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। क्या कोई प्रॉब्लम है? माहिर थोड़ा सीरियस होकर, हाँ वो सुप्रिया जी काफी परेशान लग रही है। वो उसके कारण बेहोश भी हो गई थी। अभी थोड़ा बहुत फीवर है, मैं जैसे तैसे उन्हें सुला दिया हूँ। सुयश परेशान होकर, अब क्या करूं मैं? उसका बचपन से ही है, जब भी ज्यादा स्ट्रेस लेती है ऐसा हो जाता है। मैं फ्लाइट बुक कराकर आता हूँ। माहिर, नो नो, आप अपना मीटिंग अटेंड करो। मैं सुप्रिया जी को मित्तल हाउस लेकर जा रहा हूँ। वहां प्रिशा जी है, वो सब संभाल लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं तो हूँ ही। सुयश परेशान होकर, आर यू श्योर? माहिर, या वैसे भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लो। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। सुयश थोड़ा रिलीफ महसूस करता है क्योंकि उसे प्रिशा और माहिर पर भरोसा था। माहिर को वो इतने दिनों में अच्छे से परख लिया था। माहिर आयुष को कॉल लगाकर पीछे का रास्ता खाली करने को बोलता है। वो किसी भी तरह से सुप्रिया को हट नहीं करना चाहता है। आयुष सबको ऑर्डर दे ही चुका होता है कि जया उससे आकर पूछती है। जया सीरियस होकर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैंने सुना कि माहिर जी ने तुम्हें कॉल किया था। वो तो कुछ देर पहले सुप्रिया के केबिन में गए थे। आयुष उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि कुछ हुआ है, लेकिन वो जया को देखकर हैरान था कि वो भी सीरियस हो सकती है कभी। जया, मैं जा रही हूँ सुप्रिया के केबिन में, तुम रहो सपना देखते। इससे आयुष का ध्यान खुलता है और वो जया के पीछे पीछे चल देता है। वही माहिर सुप्रिया को अपने गोद में उठाता है और बाहर ले जाने लगता है। तभी उसे जया बीच में मिल जाती है। उसके पीछे आयुष भी था। जया सुप्रिया को ऐसे देखकर परेशान हो जाती है। जया परेशान होकर, इसे क्या हो गया? माहिर, बाद में बताता हूँ, अभी मैं मित्तल हाउस में जा रहा हूँ। जया, मैं भी चलूंगी। माहिर, ठीक है, आप आयुष के साथ आ जाइए। ये सुनकर आयुष घूर कर माहिर को देखने लगता है। माहिर सुप्रिया को जाकर अपने कार में बैठाता है और कार स्टार्ट कर देता है। कार मित्तल हाउस की तरफ निकल पड़ती है। उसके पीछे पीछे आयुष और जया भी दूसरे कार से आ रहे थे। आज आयुष देख सकता था कि जया थोड़ी परेशान सी है। आयुष, ड्राइव इन करते हुए, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? जया सीरियस होकर, नहीं। आयुष ये जवाब सुनकर चौंक जाता है। उसको लग रहा था कि अब लड़ाई होगा। उसको भी जया से लड़ने का आदत हो गया था। आयुष, और तुम्हें कुछ नहीं बोलना, केवल नहीं। जया चिढ़ते हुए, मित्तल हाउस जल्दी पहुंचो वरना तुम्हारा कचूमर बनाकर जंगली भेड़ियों को खिला दूंगी। समझ आई मेरी बात? ये सुनकर आयुष हंसता है। जया इरिटेट होकर, ये भी कोई हंसने समय है? वैसे खुद बिन कोई बात का क्यों हंस रहे हो? आयुष, हाँ तो क्या करूं? वो मुझे कंफर्म हो गया न कि तुम मेरी छोटी पंपकिन ही हो। वरना तो मैं सोच रहा कि कहीं किसी और को अपनी कार में नहीं न बैठा लिया। जया, पंपकिन किसे बोला और क्यों? क्या मैं तुम्हें पंपकिन लग रही हूं? क्या मैं मोटी हूं? आयुष धीरे से, आज तक इस सवाल का जवाब कोई भी मर्द किसी औरत को नहीं दे पाया। जया, क्या बोला तुमने? आयुष जल्दी से, वो हम घर आ गए, जल्दी चलो। जया को याद आता है कि वो यह आई किस लिए थी। वो जल्दी से निकल जाती है। आयुष राहत की सांस लेते हुए बोलता है, खास बच गया। वही मित्तल हाउस के अंदर एकांश हॉल में बैठकर काम कर रहा था। तभी प्रिशा नीचे पानी लेने आती है। वो चारों तरफ अपना सर घुमाकर देखती है जैसे किसी से बचना चाह रही हो। वो धीरे धीरे किचन की तरह जाने लगती है। ये सारी हरकतें एकांश नजर रख रहा था। वो मित्तल हाउस का सीसीटीवी फुटेज में कब से प्रिशा को देखे जा रहा था। तभी सोफे पर बैठे एकांश बोलता है, अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों घूम रही हो? प्रिशा ये सुनकर चौंक जाती है। वो पीछे मुड़कर एकांश को सोफे पर बैठे देखती है। वो तो उसको देख भी नहीं रहा होता। वो सोचती है कि यहाँ तो कोई लड़की भी नहीं है, मतलब मेरे को भी बोला जा रहा है। प्रिशा खुद से, फंस गई प्रिशा बेटा, तू पक्का फंस गई। प्रिशा कुछ बोल पाती इससे पहले ही वहां पर माहिर सुप्रिया को अपने गोद में उठाकर हॉल में आ जाता है। प्रिशा ये देखकर हैरान हो जाती है। एकांश की भी नजर दोनों पर जाती है। प्रिशा हैरान होकर, क्या हुआ माहिर जी, ये ठीक तो है ना? माहिर शांत होकर, हाँ थोड़ा फीवर है, मैं सब बताया हूँ, पहले इन्हें रूम में लेटा देता हूँ। प्रिशा, हाँ मेरे कमरे में लेटा दो। चलो, दोनों प्रिशा के कमरे में जाते हैं। माहिर उसको वहां अच्छे से सुला देता है। प्रिशा उसको कंबल ओढ़कर नीचे हॉल में आ जाती है। वहां सब लोग खड़े थे कि गेट से सूची और वंश आते हुए नजर आते हैं।
दोनों एक दूसरे में हाथ डालकर खुश होते हुए अंदर आ रहे थे, जिसे देखकर एकांश मुस्कुरा देता है। सूची देखती है कि सब लोग वहां सीरियस होकर खड़े हैं। वो प्रिशा के पास आकर पूछती है क्या हुआ। प्रिशा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, माहिर जी क्या हुआ उसे। माहिर सीरियस होकर, वही तो मैं जानना चाहता हूँ प्रिशा जी, उन्हें क्या हुआ है, वो इतनी टेंशन में क्यों है। वो मुझसे प्यार भी करती है और बताती भी नहीं। मैं जानता हूँ कि किसी को कुछ मालूम हो या ना हो आपको पता होगा। वो यही सब टेंशन के वजह से बेहोश हो गई थी, आपको बता देना चाहिए। सूची को अब सब समझ आ रहा था। सब वही खड़े ये सब सुन रहे थे, लेकिन एकांश अपने सोफे पर बैठ जाता है और अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सबको देखने लगता है। जया सीरियस होकर, माहिर जी हम सबको कुछ नहीं पता, अगर कुछ होता तो हमें भी जरूर पता चलता। सब अच्छे से देख पा रहे थे कि प्रिशा के चेहरे पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपने सेवियर गर्ल वाली रूप में आ रही थी। सूची जया दोनों अच्छे से जानती थी कि उसे जब गुस्सा आता था तो वो किसी की नहीं सुनती थी। अभी एकांश और प्रिशा को कोई साथ में देख ले तो दोनों बिल्कुल एक जैसे खतरनाक लग रहे थे। प्रिशा गुस्से में, आप लोग सब शांत हो जाओ। देखो माहिर जी, वैसे मैं कभी सुप्रिया या किसी से किया हुआ वायदा नहीं तोड़ती, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मैंने उसकी हालत देखी है। उसकी ये हालत तो उस दिन भी नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें उसकी ही भलाई है। वंश कंफ्यूज होकर, प्रिंसेस आप कहना क्या चाहती है। प्रिशा थोड़ा शांत होकर बिना एक्सप्रेशन के बोलती है, आप लोग सब यही जानना चाहते हैं न कि सुप्रिया माहिर जी को क्यों मना कर रही है जबकि वो प्यार करती है इनसे। सबका पूरा ध्यान प्रिशा पर था। सब एक साथ हाँ में सर हिलाते हैं। प्रिशा अपना सर नीचे करके बोलती है जैसे उसे किसी का रिएक्शन नहीं देखना था। प्रिशा वो कभी भी मान नहीं सकती। सब हैरान होकर उसे देखते हैं, लेकिन जो सबसे शांत बैठा था वो था एकांश, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। प्रिशा थोड़ा इमोशनल होकर, हाँ वो कभी भी मां नहीं बन सकती। वो एक बार हमारे मिशन पर गई थी जिसमें सुप्रिया बुरी तरह घायल हो गई थी। जब हम हॉस्पिटल गए तो पता चला कि सुप्रिया कभी मां नहीं बन सकती। उस दिन जैसे वो टूट सी गई, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, इसीलिए उसने कभी इस बात के बारे में नहीं सोचा। लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को न बताऊं। आज पहली बार इतना टूट गई है वो। ये सब सुनकर माहिर के आंखों से आंसू आ जाता है। माहिर वही बैठ जाता है। आयुष पीछे से आकर संभालता है प्रिशा, इसीलिए वो माहिर जी से दूर रह रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि माहिर जी को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा सुना ही नहीं। मैंने कहा था कि आपसे एक बार करके देखे। ये सुनकर सूची जया दोनों अपने सेंस में आती है। उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि सुप्रिया ने खुद अकेले इतना सहा है, जो कि उन दोनों को भी नहीं मालूम। माहिर रोते हुए, मैं उनसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनसे बच्चा ही चाहिए। उन्होंने मेरे बारे में कितना सोचा, मैं सुप्रिया जी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो वहां से उठकर सुप्रिया के रूम में चला जाता है। सब वही हाल में बैठ जाते हैं। वंश और प्रिशा दोनों देख रहे थे कि एकांश बिना कोई एक्सप्रेशन के बैठा है, जैसे उसे सब मालूम है। क्या होगा आगे? क्या सुप्रिया और माहिर एक हो जाएंगे? क्या ये सच्चाई एकांश को पता थी? क्या प्लान कर रहा है यश? क्या प्रिशा के अंदर भी एकांश के लिए फीलिंग आ गई है? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 73। प्रिशा हुई ज्वाला। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। रोशनी हॉल में आती है। वो ऐसे तैयार होकर आई थी जैसे कोई पार्टी में जा रही हो। वो आते हुए जानबूझकर परेशान होकर बोलती है, ओह एकांश बेबी, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें गोली लगी है? सब चौंककर उसके तरफ ही देखने लगते हैं। तब उन्हें ध्यान आता है कि रोशनी यहाँ आई है। वो सबको इग्नोर मारकर एकांश के पास जाकर बैठ जाती है। वो उसके हाथ में हाथ डालकर बोलती है, बेबी क्या तुम अब ठीक हो? पता है तुम्हें मैं कितनी परेशान हो गई थी। एकांश अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था, लेकिन कुछ करता नहीं, शांत से बैठा था। वो गुस्से में वंश को घूर कर देखता है। वंश समझ जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। वंश मन में, इस लड़की को किसने अंदर आने दिया? ये मुझे मरवाएगी। अब इससे पहले इसका गुस्सा फूटे मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वंश एकांश से, भाई आप यहाँ अभी बैठो, मैं और सूची अपने रूम में जाते हैं। आपको कुछ चाहिए होगा तो प्रिशा को बोल देना, वो यही है। प्रिशा उससे कुछ बोलती वो सूची का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला जाता है। प्रिशा वही खड़ी गुस्से में दोनों को घूरने लगती है। एकांश, दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? दूर हटो मुझसे। रोशनी को अपना इंसल्ट सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में एक बार प्रिशा को घूरती है, उसके बाद एकांश को देखते हुए बोलती है, बेबी हमारी तो शादी होने वाली है,
आफ्टर ऑल दादू और दादी माँ ने हमें बचपन से देखा है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? चलो छोड़ो भी, क्या आज हम लॉन्ग ड्राइव पर चले? इससे पहले एकांश कुछ गुस्से में बोलता। प्रिशा पीछे से चिढ़ते हुए बोलती है, तुम तो उनकी केयर करने आई हो ना, तो तुम उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने को कैसे बोल सकती हो? अभी तुम उनकी हालत नहीं देख रही। ये सब सुनकर तो अब रोशनी का गुस्सा बढ़ गया था, लेकिन कोई था जो खुश था। वो कोई और नहीं एकांश था। एकांश मन में, ओह अच्छा, मैडम को जेलसी हो रही है, चलो इसका मजा लिया जाए। एकांश रोशनी से शांत होकर, ठीक है मैं चलता हूँ, कुछ मिनट्स रुक जाओ मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। ये सुनकर रोशनी तो जैसे आसमान में ही चली गई थी। आज पहली बार था जब एकांश उसके बात पर एग्री किया था। वो तो अब उसकी वाइफ और पूरा घर पर राज करने का भी सपना देखने लगी थी। लेकिन प्रिशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एकांश उठकर जाने ही वाला होता है कि प्रिशा बीच में आ जाती है और उसे घूरने लगती है। एकांश कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए बोलता है, सामने से हटो, बीच में क्यों आ रही हो, मुझे लेट हो रहा है। प्रिशा, आप कहीं नहीं जा सकते, वरना मैं दादू से बोल दूंगी। उन्होंने मुझे बोला है कि आपको कहीं नहीं जाने दूं। आप अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। तभी रोशनी बीच में आते हुए गुस्से में बोलती है, तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली? तब से देख रही हूं कि बहुत बोले जा रही हो। मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि तुम वंश की बहन हो, वरना। प्रिशा एटीट्यूड से, हमें नहीं, केवल मिस्टर एकांश को रोक रही हूं। तुम जा सकती हो, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। ये सुनकर एकांश को हंसी आती है, लेकिन फिर भी वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वही खड़ा था। वो तो आज अपनी शेरनी प्रिशा को देखना चाहता था। रोशनी गुस्से में, क्या कहा तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? तुम एक ग्वार लड़की जिसे वंश उठाकर अपने घर ले आया, वो आज इतना बोल रही है। तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। एकांश को रोशनी का बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत था। वो जानता था कि प्रिशा के सामने ये हैंडल करना कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो जानकर सोफे पर बैठ जाता है। प्रिशा एटीट्यूड से, मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ। पहले ऑफिस में भी बताया था ना, जब तुमने फाइल चेंज करवाकर मेरा नाम बताया था। शायद ऑफिस में आने से बैन थी, इसीलिए मुंह उठाकर यहाँ आ गई हो। फाइल चेंज का बात सुनकर वो सकपका जाती है, लेकिन फिर भी गुस्से में बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? सामने से हटो, वो सब पुरानी बातें हैं। मैंने इसीलिए करवाया था क्योंकि तुम इस लायक नहीं थी। तुम्हारे नाम के पीछे मित्तल न लगा हो तो तुम्हारी औकात क्या है, और तुम किस हक से हमें रोक रही हो? ये कहकर वो एकांश की तरफ देखती है, जैसे उसके कोई बड़ा काम कर दिया हो। एकांश अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वही बैठा था, जैसे वो अब इराइट हो रहा हो। रोशनी कंसर्न दिखाते हुए, बेबी मैं जानती हूँ कि तुम इस लड़की से इरिटेट हो रहे हो। तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई लड़की नहीं आई। जस्ट 1 मिनट। प्रिशा हंसते हुए एटीट्यूड से, मिस प्रकाश, यही न बोला जाता है तुम्हें? तुम्हारी ये सरनेम के अलावा क्या औकात है? चलो ये से दफा हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। और ये बेबी ये सब क्या बोलते रहती हो? अभी तुम्हारी शादी फिक्स नहीं हुई है, और न ही तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। रोशनी को अपना इतना इंसल्ट सुनकर अब रहा नहीं जाता। एक हाथ उठाकर प्रिशा को मारने के लिए करती है। तभी प्रिशा उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और पीछे की ओर घुमा देती है। प्रिशा गुस्से में, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अबला नारी हूँ? अगर हाँ तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ओ हाँ, गलतफहमी से याद आया कि मैं तो तुम्हारी गलतफहमी उतारना भूल ही गई। वो उसका हाथ झट से छोड़ देती है, जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। एकांश ये देखकर अंदर ही अंदर खुश था। प्रिशा अब बहुत गुस्से में थी, क्योंकि एकांश ने जब जब बोला था रोशनी की तरफ से ही बोला था। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। प्रिशा गुस्से में उसके पास बैठकर, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम क्या करके आई हो और क्या करना चाह रही हो वो मुझे पता नहीं है। तुमने किसके साथ अपनी रात बिताई है, इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकती हूँ मैं। इससे पहले मैं अभी कुछ बोलूं तुम यहाँ से निकल जाओ। रोशनी को ये सुनकर झटका सा लगता है। उसे तो अब ये लग रहा था कि कब वो यहाँ से भागे, क्योंकि एकांश को थोड़ी भी भनक लग जाती तो वो उसे अभी छोड़ेगा नहीं। उसके आंखों में नफरत और गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो तो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कमजोर सी दिखने वाली लड़की इतनी मजबूत कैसे है। रोशनी एकांश से, एकांश मैं बाद में आती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वो बिन किसी का सुने वहां से उठकर प्रिशा को देखते हुए बाहर चली जाती है। वो प्रिशा को ऐसे देख रही थी जैसे उससे बदला लेकर रहेगी। उसके जाने के बाद प्रिशा गुस्से में एकांश को घूरती है। एकांश उसको अपनी मासूम सी नजर से देख रहा होता है। उसको उस पर बहुत प्यार आ रहा होता है।
वो आज बहुत खुश था, लेकिन वो जानता था कि इसको गुस्सा आना मतलब अच्छे अच्छे की खैर नहीं। वो बिन उससे कुछ कहे एक रूम में चली जाती है जहां बहुत सारे फाइटिंग टूल्स रखे थे। आज उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। एकांश भी पीछे पीछे उसके रूम में आ जाता है। वहां हर तरह का टूल्स होता है। प्रिशा उसमें से एक गन निकालती है और सामने शूट करने लगती है। उसको समझ नहीं पा रही थी कि उसको हुआ क्या है। उसका सारा निशाना सही था। एकांश पीछे से आकर बोलता है, तुम मुझसे नहीं जीत पाएगी। एक कंपटीशन हो जाए। प्रिशा गुस्से में, आप यहाँ क्यों आए हो? आप यहाँ से जा सकते हो। आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। एकांश हंसते हुए, लगता है तुम्हें मुझसे हारने से डर है। प्रिशा एटीट्यूड से, प्रिशा आज तक किसी से नहीं हारी। आप खुद हार जाओगे। आपको इतना हारने का शौक ही है तो हो जाए। एकांश मुस्कुराते हुए, सामने वाले बोर्ड पर 3 बुलेट्स फायर करने हैं, जिसका ज्यादा पॉइंट्स होगा वो जीतेगा। प्रिशा ओके। कुछ देर में दोनों अपने अपने पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। प्रिशा हारने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे तो हारना पसंद नहीं है। एकांश मुस्कुराते हुए, देखते हैं कौन हारता है। लेकिन एक ट्विस्ट तो मैं बताना ही भूल गया कि हम दोनों की आंखों पर पट्टी होगी। प्रिशा ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन फिर एग्री कर देती है। उसे अपने लिए नहीं बल्कि एकांश के लिए बुरा लग रहा था कि वो हार जाएगा। अब क्या होगा आगे? क्या कोई हारेगा? अब रोशनी क्या करेगी? एकांश ने कुछ किया क्यों नहीं? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 75, यश का नया चाल। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। प्रिशा और एकांश के आंखों पर एक सर्वेंट आकर पट्टी बांध देता है और वहां से चला जाता है। प्रिशा तो आज इतने गुस्से में थी कि उसे लग रहा है कि अभी ही स्टार्ट कर दे। प्रिशा और एकांश अपने अपने पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं। वहां लगे ऑटो बेल 2 ही बार बजता है, तभी जाकर प्रिशा अपने गन से फायर कर देती है। एकांश गन का आवाज सुनकर मुस्कुराता है। वो आगे से आकर प्रिशा को टाइटली पकड़ लेता है। वो इतना ट्रेंड था कि जानता था कि वो अंधेरे में भी बता सकता था कि कौन कहाँ है। प्रिशा शॉक्ड थी। प्रिशा अपना गन नीचे कर देती है। वो गुस्से में उसको पीछे धकेलने ही वाली होती है कि एकांश उसको और टाइट पकड़ लेता है। प्रिशा ये आप क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए। आपको तो यहाँ कंपटीशन करना था ना। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आज ही जीतोगे। लगता है आपको गन चलाने नहीं आती। इतना में ही एकांश मुस्कुराकर प्रिशा को टाइट पकड़े हुए ही पीछे मुड़कर 6 के 6 गोली एक निशाने पर लगा देता है। प्रिशा गोली के आवाज सुनकर शॉक थी। वो जल्दी से अपना पति खोल देती है। वो देखती है कि एकांश भी अभी अपने चेहरे पर पट्टी लगा रखा है। वो पीछे मुड़कर निशाने वाले जगह पर देखती है कि सब सही निशाने पर लगा है। प्रिशा मन में हैरान होकर, ये कैसे हो सकता है? ये बिना ट्रेनिंग लिए हुए तो नहीं हो सकता। ये अमीर तो बहुत है, इसीलिए बचने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग लिया होगा। इनके काफी दुश्मन भी तो है। लेकिन इतना परफेक्ट निशाना जैसे बाएं हाथ का खेल हो, ये तो एक्सपीरियंस आदमी ही कर सकता है। वो अपने सोच में खोई हुई ही थी कि एकांश अपना एक हाथ से पट्टी हटाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। प्रिशा को जब ये एहसास होता है तो वो हैरान होकर उसको देखने लगती है। आज न जाने उसका मन उसको पीछे धकेलने का नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद अपने सोच को झटककर उसको जानबूझकर पीछे धक्का देने लगती है। एकांश को महसूस हो रहा था कि वो पहले जब पीछे धक्का देती थी तो पूरा ताकत लगा देती थी, लेकिन आज वैसा नहीं था। जिससे एकांश एक्साइटेड हो गया था। वो उसको पैशनेटली किस करने लगता है। जब उसको ये एहसास हो जाता है कि प्रिशा को सांस नहीं आ रही है तो वो उसके होठों को छोड़ देता है, लेकिन अभी भी उसको पकड़े हुए रहता है। प्रिशा उसको इग्नोर करके इधर उधर देखकर बोलती है, आप मुझसे दूर रहा कीजिए। आप छोड़िए मुझे। एकांश शांत होकर, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी बेबी? प्रिशा चिढ़ते हुए, आप क्यों मेरे पीछे पीछे आए हैं? आप तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। उसके साथ जाने के लिए मारे जा रहे थे। तो मेरे सामने अपना दिखावा बंद कीजिए और जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए। एकांश बेबी, तुम्हें उससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है? प्रिशा ये सुनकर घबरा जाती है जैसे उसका कोई चोरी पकड़ लिया हो। वो शुरू से ही ऐसे थी कि अपनी फीलिंग किसी को नहीं बताने वाली। प्रिशा चिढ़ते हुए, मैं क्यों उस छिपकली से डरूंगी भला? वो आपके लायक ही है। जाइए आप उसके साथ। मैं तो उस छिपकली को आपसे बचा रही थी। एकांश अच्छा ठीक है, तो मैं जाता हूँ। वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रही थी। तुम बेकार ही बीच में आ गई थी। वो जाने लगता है कि तभी प्रिशा उसको पकड़ लेती है। प्रिशा आपका तबीयत खराब है। आप कहाँ जा रहे हैं? एकांश तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है।
प्रिशा कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे से इशू आते हुए कहता है, मॉन्स्टर अंकल ये आप क्या कर रहे हो? एकांश आवाज सुनकर अपनी पकड़ ढीली करता है जैसे ही प्रिशा सीधी खड़ी हो जाती है। एकांश चिढ़ते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? इशू क्यूट सा फेस बनाकर, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो अपनी मम्मी को कुछ बताने आया था। एकांश उसका क्वेश्चन का कुछ जवाब दे पाता इससे पहले प्रिशा जवाब देते हुए बोलती है, इशू बेटा आप इनको छोड़ो। आप बताओ आप मुझे क्या बताने वाले हो? प्रिशा जाकर उसको गोद में उठा लेती है और दोनों गले पर किस करती है। इशू का शर्म से गाल लाल हो जाता है। ये देखकर प्रिशा मुस्कुरा देती है। एकांश मन में चिढ़ते हुए, मेरे साथ तो ऐसा हंस हंस कर बात कभी नहीं करती। इस छोटे बच्चे को अभी आने की क्या जरूरत थी? कितना इम्पोर्टेंट बात था। ऊपर से ये तो अभी गुस्से में थी ना। अब क्या हो गया? इशू मुस्कुराकर, मॉमी आप टेंशन मत लो। मैंने आपका शादी का प्रपोजल एक वेबसाइट पर डाल दिया है। आपको कोई अच्छा लड़का ही मिलेगा और मुझे कूल डैडी। ये सुनकर तो जैसे दोनों अपना होश खोने वाले थे। प्रिशा एकांश की तरफ देखती है जो अभी गुस्से में लग रहा था। वो अपना सर जल्दी से वहां से हटा लेती है। प्रिशा, इशू बेटा आपको डैडी क्यों चाहिए? क्या आपकी मम्मी आपको प्यार नहीं करती? इशू प्रिशा के दोनों गालों पर हाथ रखकर बोलता है, नो मम्मी, आप तो सबसे कूल हो। लेकिन मुझे एक हैंडसम डैडी भी चाहिए जो आपको मुसीबत से बचा पाए। वैसे तो मॉन्स्टर अंकल आपको एक बार बचा पाए थे लेकिन अफसोस की वो। एकांश चिढ़ते हुए, शट अप। ये क्या बकवास है? प्रिशा को ये सुनकर हंसने लगती है। एकांश डेविल स्माइल करते हुए, छोटे क्यों न तुम अपनी मम्मी से पूछो कि मैं कौन हूँ। और तुम्हें डैडी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इशू कंफ्यूज होकर, क्यों? वो मिल गए हैं क्या? एकांश, हाँ, तुम्हें बाद में बताऊंगा। प्रिशा उन दोनों का बकवास नहीं सुनना चाहती थी इसीलिए वो इशू को वहां से लेकर चली जाती है। प्रिशा बाहर निकालकर किसी को कॉल लगाती है और कहती है कि तुम मिस्टर एकांश और डेविल किंग के बारे में अच्छे से पता करो और हाँ डेविल किंग से दोबारा मीटिंग फिक्स करो। उधर से हाँ में जवाब आता है। प्रिशा अपना काम करने अपने रूम में चली जाती है। वही आयुष अपने रूम में बैठा था। वो बहुत टेंशन में लग रहा था कि अब वो क्या करे। आयुष खुद से धीरे से, मुझे क्या हो गया है? क्या सच में मुझे प्यार हो गया है? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पहले तो जया को रोकना होगा किसी और से शादी करने से, वरना उसके यहाँ कोई और पहुंच गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या करूं? आइडिया क्यों न मैं ही चला जाऊं। उसके पापा जाकर मिलूं क्या? या फिर को जाएगा उसको वो हाँ बोलेगी तो मैं ही चला जाऊं क्या? कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद वो अपना सर पीटते हुए बोलता है, ये क्या क्या करना पड़ेगा यार मुझे इस लड़की के चक्कर में। चलो अब कर भी क्या सकते हैं, करना ही पड़ेगा। वही यश जो कुछ दिनों से अंडरग्राउंड हो गया था। वहां रोशनी गुस्से में पहुंचती है। यश हंसते हुए, वेलकम बेबी, आ गई तुम। कैसी रही लॉन्ग ड्राइव तुम्हारी? क्या तुमने अपना काम कर दिया? रोशनी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यश कंफ्यूज होकर, मैंने क्या किया? मेरा कॉलर छोड़ो, वरना तुम मुझे जानती नहीं कि अभी तुम मेरे सामने दिखने के लिए भी बचाएगी। अगर जान बचाना है तो पीछे हटो। रोशनी डर से पीछे हट जाती है। रोशनी थोड़ा शांत होकर, हमारी वीडियो प्रिशा के पास कहां से आई? कौन दिया उसे? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यश गुस्से में, क्या? किसकी हिम्मत हुई ये करने की? जरूर यहाँ का कोई मिला हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये पता लगाओ। अब तुम टेंशन मत लो। अब जो मैं करने वाला हूँ उससे अब कोई नहीं बच पाएगा। अब मैं डायरेक्ट वार नहीं करूंगा। अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 76, आयुष का जया के फैमिली से मिलना। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। यश और रोशनी दोनों बातें कर रहे थे। यश डरावनी हंसी हंसते हुए, इस बार कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। एकांश मेरी शेयर ही क्यों न खरीद ले फिर भी मैं इस बार बर्बाद करके रहूंगा। ये मेरा खुद से वायदा है। रोशनी मुस्कुराकर, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? यश हंसते हुए, मैं उनसे सब कुछ छीन लूंगा। उसका अपना, उसका गुरूर, उसका घमंड, सब कुछ। उसके लिए मैं किसी को ढूंढ लाया हूँ। रोशनी कंफ्यूज होकर, कौन है वो? यश पीछे मुड़कर देखो। रोशनी पीछे मुड़ती है तो वहां एक आदमी और एक औरत खड़े थे। वो उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लगती है। रोशनी कंफ्यूज होकर, कौन है ये? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम करना क्या चाहते हो? यश डरवानी हंसी हंसते हुए, ये कोई और नहीं प्रिशा के नकली मॉम डैड है। अब ये हमारा साथ देंगे। मैं इन दोनों को इस्तेमाल करके देखो क्या क्या करता हूँ। और रही बात एकांश की तो उसके तो मेरे पास इतने सीक्रेट्स है कि वो खुद आएगा और नहीं आया तो प्रिशा के पीछे पीछे तो वो भी जाएगा। रोशनी लेकिन ये दोनों इस प्लान में क्यों शामिल हो रहे हैं?
आखिरकार ये तो उसके मॉम डैड है, इन्होंने उसे पाला है। नंदिनी भारद्वाज गुस्से में, मैं उसे बेटी नहीं मानती। उस चुड़ैल ने हमारा सारा संपत्ति ले लिया, उसके वजह से मेरी बेटी मर गई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सुनील भारद्वाज, हाँ, हमारी बेटी को उसने न जाने कहाँ गायब कर दिया था, केवल शव मिली है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वही आयुष अपनी कार लेकर जया के गेट के सामने खड़ा था। उसकी हाथ में कुछ बाइक्स थी, जिसमें सुंदर सुंदर फ्लावर्स, स्वीट्स और गिफ्ट्स थी। आयुष मन में, क्या मुझे डायरेक्ट अंदर जाना सही रहेगा? मैं जाऊं या नहीं? क्या करूं? नहीं नहीं जाता हूं, क्या सोचेंगे वो सब मेरे बारे में? जैसे ही वो लौटकर जाने लगता है, एक लड़का जिसके हाथ में कुछ बॉक्स था वो गेट के अंदर जाते हुए दिखाई देता है। ये देखकर आयुष वहीं रुक जाता है। आयुष मन में, ये कौन अंदर जा रहा है? कहीं रिश्ता लेकर तो नहीं जा रहा? हाथ में बॉक्सेस भी है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो दौड़कर उस लड़के के पास जाता है। आयुष, ओए मिस्टर, तुम क्यों अंदर जा रहे हो? अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो लड़की तुमसे शादी करेगी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मानता हूं कि वो थोड़ी झल्ली है, थोड़ी नहीं पूरी की पूरी झल्ली है, लेकिन वो मेरी है, तुम ये से जा सकते हो। वो आदमी कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। वो आदमी, सर क्या आप पागल है? ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मैं एक कुकिया बॉय हूँ, मैं तो यहाँ किसी से एड्रेस पूछने के लिए आया हूँ। ये सुनकर आयुष बेचारा शांत हो जाता है। आयुष, सॉरी सॉरी, तुम कहीं और जाकर पूछ लो, यहाँ कोई नहीं रहता। लड़का, ओके सर, मैं समझ गया, आप प्यार में पागल हो गए हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आयुष चिढ़ते हुए, ये मुझे क्या हो गया है? चल आयुष अंदर, इससे पहले तू पूरा पागल हो जाए। वो गेट के पास जाकर डोर बेल बजाता है। कोई सर्वेंट आकर खोलता है। आयुष बिन कुछ बोले अंदर चले जाता है। वो सर्वेंट भी कंफ्यूजन में था। वो रोकना चाहता था लेकिन वो देखने में कोई बड़ा घर का लग रहा था, इसीलिए सर्वेंट थोड़ा पोलाइट था। हॉल में जया के पापा और दादी माँ बैठे हुई थी। दोनों की नजर आयुष पर जाती है। दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखते हैं। इससे पहले आयुष कुछ बोलता, उमेश जी आकर उसको गले लगाकर सोफे पर बैठने को बोलते हैं। बेचारा आयुष तो पहले से ही नर्वस था, अब वो ये देखकर हक्का बक्का रह गया था। उमेश जी, बेटा तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। दादी माँ कंफ्यूज होकर, उमेश कौन है ये? तुम कैसे जानते हो? उमेश मुस्कुराते हुए, माँ मैं इसे एक बार अपनी कार से जया को छोड़ते हुए देखा था। आप तो उसे जानती है कि लड़कों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो ये दोस्त तो नहीं होगा, लेकिन अब हेल्प की थी तो अच्छा इंसान ही होगा। दादी माँ मुस्कुराकर, हाँ बेटा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, कभी अपनी कार लेकर नहीं जाती। और आयुष की तरफ देखकर बोलती है कि अच्छा हुआ बेटा आपने उसे घर पहुंचा दिया। आयुष तो बेचारा अभी तक शौक में था। वो सोचा था कि अजनबी समझकर सब अजीब रिएक्ट करेंगे। उमेश जी और दादी माँ एक दूसरे को परेशान होकर एक दो बार देखते हैं। आयुष, क्या हुआ आप दोनों को? आप दोनों परेशान क्यों लग रहे हैं? दादी माँ थोड़ी परेशान होकर, वो हमेशा कार यही छोड़कर जाती है। वो कभी कैब तो कभी लिफ्ट लेकर आती है, मुझे सेफ्टी की बहुत टेंशन रहती है। आयुष मुस्कुराते हुए, आप दोनों टेंशन मत लो, वो उतनी स्ट्रांग तो है कि खुद को संभाल ले, सेफ्टी के लिए परेशान मत हो आप लोग। उमेश जी हंसते हुए, बेटा तुम गलत समझ रहे हो, माँ जया की सेफ्टी की बात नहीं कर रही है, वो तो उसके साथ जो जो बैठते हैं उसके लिए हम लोग परेशान है। ये सुनकर तो आयुष बेचारा दंग वही खड़ा था। वो यही सोच रहा था कि वो कैसा परिवार को मिलने आया था जिसको अपनी बेटी से ज्यादा सामने वाली की टेंशन है। दादी माँ, छोड़ो ये सब, आप पहले बैठ जाओ और ये बताओ कि आप यहाँ क्यों आए हो बेटा? मतलब कोई काम है क्या? आयुष सोफे पर बैठ जाता है। उसके सामने सभी लोग बैठे थे। आयुष हिचकिचाते हुए, वो मुझे आप लोग से जरूरी बात करनी थी। वहां रखे जूस पीते हुए उमेश जी बोलते हैं, क्या बात है बेटा, साफ साफ बताओ। आयुष, वो अंकल, मैं जया से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उमेश जी के मुंह से जूस गिर जाता है। वो खांसने लगते हैं। दादी माँ भी शौक में थी। वो उमेश जी को खांसते हुए देखकर अपने होश में आती है और उसका पीठ सहलाती है। कुछ देर बाद उमेश जी शांत होकर बोलते हैं, लगता है मैंने गलत सुन लिया है। हाँ न माँ? दादी माँ खुश होते हुए, तूने सही सुना है। उमेश जी, क्या? शौक के मारे वो खड़े हो जाते हैं। आयुष भी बेचारा डर जाता है। वो भी डर से खड़ा हो जाता है। उमेश जी उसके पास जाकर उसको छुटे हुए बोलते हैं, क्या ये सच है? क्या सच में जया से शादी करने वाला भी कोई है इस धरती पर? आयुष कंफ्यूजन भरी नजरों से सबको देखता है। दादी माँ, चुप कर जा नालायक, तू ही तो उसे बिगाड़ रखा है। कितना सोना बच्चा है ये मेरी बच्ची के लिए बिल्कुल सही है, ये उसे खुश रखेगा।
उमेश जी हंसते हुए, लेकिन वो इसको जीने देगी। माँ मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या उदास। आयुष को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। केवल उन दोनों को वो देखे जा रहा था। उमेश जी हंसते हुए, देखो बेटा, क्या तुम सच में मेरी बेटी को जानते हो? क्या तुम उसको झेल पाओगे? उसको उसका केवल बाप ही झेल पाता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें आज किस पागल कुत्ते ने काटा है। क्या तुम बीमार हो? दादी माँ गुस्से में, मेरी प्यारी बच्ची के बिगड़े हुए बाप। चुप कर जा, वरना मैं तुम्हें घर से अभी बाहर कर दूंगी। क्यों उसे भड़का रहा है? आयुष मुस्कुराकर, कोई बात नहीं दादी माँ, मैं सब समझ सकता हूँ। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। उमेश जी सीरियस होकर, देखो बेटा, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी माँ के जाने के बाद उसे मैंने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। उसमें मेरी जान बसती है। इसीलिए मैं सबको पहले ये सब बोलकर सबका रिएक्शन देखता हूँ, क्योंकि जो मेरी बच्ची से प्यार करता होगा वो उसको कैसे भी अपनाएगा। और अब मुझे लगता है कि तुम उसके लिए ठीक है। बल्कि मैंने तुम्हें जब देखा था तब ही मुझे लगा था। लेकिन इसमें मेरी बेटी को राय पूछनी भी जरूरी है। आयुष, हाँ अंकल मैं समझ सकता हूँ। मैं उसका हाँ का वेट करूंगा। या फिर आप उसे बुलाइए, मैं उससे ही बात कर लेता हूँ। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही जया अपने मगन में अपने कमरे से आते हुए गाना गाए जा रही थी। आयुष उसे ही प्यार से देखे जा रहा था। जया अपने डैड को देखकर उनके पास जाकर गले लगती है। जया कंधे पर हाथ रखकर, क्यों डैड आप कैसे हो? वैसे बूढ़ी माता कहीं नजर नहीं आ रही है। पीछे से दादी माँ गुस्से में, क्या बोला तुमने? बूढ़ी माता। जया इरिटेट होकर, डैड अभी भी मुझे बुद्धि माता की आवाज क्यों सुनाई दे रही थी? वैसे भी उन्होंने मुझे कुछ दिनों से जीना हराम कर दिया है। केवल शादी शादी शादी। उमेश जी हंसते हुए, पीछे मुड़कर देखो। जया दादी माँ को देखकर हैरान थी। फिर उसका ध्यान उनके पीछे खड़े लड़के पर जाता है। वो तो अब और हैरान हो जाती है। वो घूर घूर कर देखने लगती है। क्या होगा आगे? क्या करने वाली है जया? क्या वो शादी के लिए मान जाएगी? क्या करेगा यश? क्या एकांश यश से हर जाएगा? क्या प्रिशा को वो दूर कर पाएगा? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 77, इशू का कंडीशन। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। जया पीछे मुड़कर देखती है तो वो शॉक में थी। उसकी दादी माँ पीछे ही खड़ी थी। वो अपना दांत दिखा देती है। लेकिन जब उसका ध्यान आयुष पर जाता है तो वो हैरान भरी नजरों से उसको देखती है। दादी माँ, बुद्धि माता किसको बोल रही थी? बुद्धा होगा तेरा बाप। मैं तो अभी अभी जवान ही हुई हूँ। उमेश जी, माँ ये आप क्या बोल रही है? आपका ही बेटा हूं मैं। जया, दादी माँ क्या आप भी? वो तो मैं डैड को किसी और के बारे में पूछ रही थी। चलो ये सब छोड़ो आप सब। आयुष के तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? कोई मुझे बताएगा? दादी माँ उसके सर पर एक चपेट लगाकर बोलती है, ऐसे ही बात किया जाता है मेहमानों से। दादी माँ उसके क्वेश्चन को इग्नोर करके आयुष के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, ये मेरी पोती का होने वाला हस्बैंड है। तो इस घर बेटा ही हुआ ना? जया अपने ही मगन में बोलती है, हाँ तो ये आपकी पोती का होने वाला हस्बैंड हुआ ना? आप इससे अच्छा कैसे व्यवहार कर सकती है? और हंसते हुए बोलती है, वैसे इस चिपड़े से कौन लड़की शादी के लिए रेडी हो गई? जरूर वो भी लड़की इसके जैसे ही नालायक होगी। क्यों, सही कहा न मैंने? ये सुनकर सब शॉक में थे। तभी आयुष बोलता है, बिल्कुल सही कहा। और बातों पर दाब देते हुए कहता है, मैं दादी माँ के पोती से ही शादी कर रहा हूँ। जया को फिर भी ध्यान नहीं आता। वो वहां रखे एप्पल खाते हुए बोलती है, हाँ तो कर लो ना। मुझे क्यों बता रहे हो? वैसे इतना सारा बॉक्स तुम मेरे यहाँ क्यों लेकर आए हो? खाने के लिए भी कुछ ले हो क्या? लाए हो तो दे सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी। वैसे भी मेहमान कहीं जाते हैं तो लेकर ही जाते हैं। क्यों डैड, कहीं कहा न मैंने? बेचारा उमेश जी क्या ही बोलते। न जाने उनकी बेटी कैसी थी। सब उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वो एप्पल खाते खाते बोलती है, अरे यार आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया? और ये आदमी को आप लोग कैसे पहचान गए? इसे तो मैं भी पहचान नहीं पाती। कुछ देर उन सबको देखने के बाद ध्यान आता है कि दादी माँ ने क्या कहा था। वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा आपने? आप पोती के होने वाले हस्बैंड? मतलब पोती तो मैं हूँ, मेरे होने वाले हस्बैंड। दादी माँ अपना सर हाँ में जोर से हिलाती है। आयुष ये देखकर मुस्कुराता है और शांति से वही बैठकर सबको देखने लगता है। जया चिढ़ते हुए, दादी माँ ये क्या कह रही है आप? मुझे शादी नहीं करनी। क्यों डैड, आप तो हो न मेरे साइड में। उमेश जी जाकर आयुष के साथ बैठ जाते हैं। जया घुरकर दोनों को देखती है। जया बेचारी सा शक्ल बनाकर कभी दादी माँ को तो कभी उमेश जी को देखती है। जया आयुष के पास जाकर उसके बगल में बैठकर बोलती है,
क्या जरूरत थी तुम्हें रिश्ता लाने की? तुम तो वैसे भी मेरे साथ लड़ते रहते हो। तुम्हें कब से शादी का भूत चढ़ गया? और अगर शादी करना ही था तो कोई और नहीं मिली, मुझे क्यों सिंगल से मिंगल करने पर तुले हो? क्या लाइफ कट रही थी मेरी? उफ चलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। क्या क्या खाने को लाए हो? चॉकलेट्स ले हो ना, देना जरा। उमेश जी ये सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दादी माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई है। वो तो यही सोच रही थी कि अगर उसका बिल्कुल मन नहीं होता तो कितना भी कहने पर वो नहीं सुनने वाली थी। ऐसे कैसे हो गया उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था। आयुष जानता था कि वो जरूर ऐसा ही कुछ करेगी। वो इतना दिन से उसके साथ था, उसको अच्छे से समझ चुका था। वो जल्दी से चॉकलेट्स निकालकर दे देता है। जया बेचारी गुस्से में खाने लगती है। आयुष उसके बातों को इग्नोर कर उसको देखे जा रहा था। वो आज उसको बहुत क्यूट लग रही थी। तभी उसको एक आइडिया सूझता है। आयुष दादी माँ को देखकर, दादी माँ मैंने सुना है कि लड़के वाले आते हैं तो लड़की खुद के हाथों से खाना बनाती है। क्या जया को नहीं बनाना चाहिए? आफ्टर ऑल मैं होने वाला हस्बैंड हूँ। ये कहकर वो गुड लक का अंगूठा दादी माँ को चुपके से दिखा देता है। दादी माँ समझ जाती है। वो मुस्कुरा देती है। जया चिढ़ते हुए, ये क्या बकवास है? मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। और ये खाना वाना मुझे नहीं आता बनाना। दादी माँ, जया बेटा वो सही कह रहे हैं। तुम्हें खाना तो बनाना होगा। अब तुम माना नहीं कर सकती। ये मेरा ऑर्डर है। पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना। चलो जाओ बनाओ। जया इरिटेट होकर, क्या दादी माँ आप भी? और ये मेरा अभी तक हस्बैंड नहीं हुआ है। ये नेक्चरा को तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी। दादी माँ उसको पकड़कर किचन की तरफ लेकर जाती है। उमेश जी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। जया उमेश जी से, डैड कुछ करो ना। देखो ना आपकी माँ मेरे ऊपर जुल्म ढा रही है। दादी माँ उमेश जी से, अगर अब तुमने कुछ बोला उमेश तो मैं तुम्हें भी इसके साथ घर से बाहर कर दूंगी। और दोनों मुझे भूल जाना। उमेश जी और जया दोनों जानते थे कि ये केवल इमोशनल ड्रामा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। दादी माँ उमेश जी को लेकर हॉल में चली जाती है। जया गुस्से में, इस नकाचरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे से पंगा, बहुत मेरे हाथों का खाने का शौक है ना। देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। सब सोफे पर बैठे हुए थे। कुछ देर सन्नाटे के बाद कितने से बर्तन गिरने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर थी हंसने लगते हैं। उमेश जी, बेटा संभाल जाना आज। वो कहीं तुम्हारा सर पर बर्तन न फोड़ दे। ये सुनकर सब और हंसे लगते हैं। वही मित्तल हाउस में इशू अपने पढ़ाई में बिजी था। वो बहुत फोकस होकर कुछ लिख रहा था। तभी उसके रूम में एकांश आता है। वो इधर से उधर चक्कर कटने लगता है कि अब उसका पढ़ाई खत्म होगा। ये इशू बहुत देर से नोटिस कर रहा था, लेकिन जानबूझकर वो वहां से हिलता तक नहीं। एकांश से अब रहा नहीं जाता। वो उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और बोलता है, इशू बच्चे। इशू कुछ लिखते हुए बोलता है, हाँ बोलो, क्या काम है आपको? आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? क्या आज आपको काम से छुट्टी है? आपको छुट्टी होगा लेकिन मुझे बहुत काम है। एकांश अपने गुस्से पर कंट्रोल करके जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलता है, बच्चे तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं देखूं जरा। एकांश उसका कॉपी लेकर देखने लगता है। इशू उसके इस बिहेवियर से शॉक में था। इशू सीरियस होकर, क्या काम है आपको मुझसे? मुझे माखन लगा रहे हो आप मॉन्स्टर अंकल। एकांश उसके बातों को अनसुना करके उसके कॉपी को पढ़े जा रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। एकांश गुस्से में, ये सब क्या है? तुमने क्या लिख रखा है इसमें? इशू एटीट्यूड से, इसमें लड़कों का नाम है। मेरी मम्मी को बहुत लोगों ने पसंद किया है। उसका मैं लिस्ट बनाकर डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सही है मेरी मम्मी के लिए। आपने तो ये वेबसाइट से हटवा दिया मम्मी का नाम। मैंने 3 जगह अप्लाई किया था। देखी ना आप भी कितने लोग मेरी मम्मी को पसंद करते हैं। मेरी मम्मी है ही ऐसी, किसी को भी अच्छी लगे। क्यों मॉन्स्टर अंकल, सही कहा न मैंने? एकांश को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन उसको अपना काम याद आता है। एकांश स्माइल करते हुए, बच्चे इतने में से तुम कैसे पसंद करोगे? ये तो बहुत हार्ड है। इशू एटीट्यूड से, मेरे भी कुछ कंडीशन है मॉन्स्टर अंकल। मैं इंटेलिजेंट और क्यूट मॉमी का बच्चा हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी चूज कर लूंगा। एकांश कैसा कंडीशन? इशू अपने छोटे छोटे अंगुली पर गिनते हुए बोलता है। 1. मेरे होने वाले डैडी बहुत हैंडसम होने चाहिए। 2. वो मेरी मॉमी को प्रिंसेस की तरह रखें। 3. वो उनका बहुत ख्याल रखे। 4. वो मेरी मॉमी जैसे इंटेलिजेंट और अमीर हो। 5. उनको किसी चीज से डर नहीं लगता हो। 6. उनके आंखों में कभी भी आंसुओं की एक बूंद नहीं आनी चाहिए। ऐसे ऐसे कितने कंडीशन बहुत ध्यान से सुने जा रहा था। इशू के एक एक बात को खुद से मिलने की कोशिश करता है। वो बहुत खुश था कि सारे क्वालिटी उसमें है।
एकांश खुश होकर, इशू बच्चे कहीं हम पार्टी करने चले, शॉपिंग भी करेंगे, सब तुम्हारे पसंद का। इशू आज आप मुझ पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। एकांश तुम चाहो तो तुम अपनी मॉम को भी कह सकते हो चलने के लिए। इशू लेकिन आपको तो मॉमी ने बाहर जाने से मना किया है। आपको गोली लगी हुई है न मॉन्स्टर अंकल। एकांश जानबूझकर, अरे नहीं नहीं, मैं तो स्ट्रांग हूं, है ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब तुम समझी मॉमी को कैसे मानना है? क्या ये तुमसे हो पाएगा? इशू हंसते हुए, मेरे लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे ये सब चूज भी तो करना है, बहुत काम है मुझे। एकांश मन में, सबको कैंसल करा दूंगा छोटे, डैडी तो मैं ही तुम्हारा बनूंगा। एकांश इशू से, क्या तुम मेरे खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? देखो बचाने के चक्कर में मुझे गोली भी लग गई थी। इशू ओके ओके, चलता हूँ, मॉमी को भी माना लूंगा। आप भी इमोशनल ड्रामा करने लग गए हो। अब क्या होगा आगे? क्या करने वाली है जया? क्या प्रिशा जाएगी? अगर चली गई तो क्या होने वाला है वहां? यश की चाल क्या होगी? क्या यश कामयाब हो पाएगा अपनी चलो में? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 79, सूची वंश का ऑफिस रोमांस। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। जया अब तुम्हें समझ आएगा चिपड़े की मैं क्या चीज हूँ। ये कहकर वो अपना काम करने का सोचने लगती है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता कि क्या बनाए। तब वो गूगल पे सर्च करती है, सबसे आसानी से बनने वाला डिश, तो वहां जूस लिखा आता है। तब वो खुद से ही बोलती है कि चल जया, आज ये भी करना पड़ेगा इस सीईओ के असिस्टेंट को छोड़, मैं इससे बाद में निपट लूंगी, पहले इस खाना बनाने से तो निपट लूं। ये कहने के बाद वो जूस बनाने लगती है। जूस निकालने के बाद वो खुद से बोलती है, ऐसे कैसे जयू, तू अपने होने वाले पति को ऐसा जूस थोड़ी देते है, और खुद के सिर पे चपत लगाती है और 1 चम्मच मिर्च का पाउडर डाल देती है जूस में, और हाथ झाड़कर ट्रे लेकर हॉल में आ जाती है जहां आयुष उसके पापा से बात कर रहा था। आज उसकी दादी माँ और उमेश जी बहुत खुश थे कि जया खाना बना रही है उतने देर से। जो कोई न करा सका उससे आज आयुष के वजह से उसको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जया पर नजर सबकी जाती है, सब चौंक जाते हैं, लेकिन फिर सबको ख्याल आता है कि शायद खाना से पहले जूस बनाया हो। उमेश जी खुश होते हुए, माँ मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है, देखा आपने झट से कितना सारा चीज बनाया है, ऊपर से जूस भी बनाई है, लेकर भी कितने अच्छे से आई है। जया उनको कंफ्यूज नजरों से देख रही थी। आयुष भी बहुत खुश था कि उसके लिए आज जया ने कितना मेहनत किया है। जया जूस का ट्रे सबके बीच में टेबल पर जाकर रख देती है। दादी माँ उसके पास आकर उसके सर को सहलाती है। दादी माँ प्यार से, बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, लगा नहीं था कि तुम इतना कुछ जानती होगी। जया नाटक करते हुए, हाँ दादी माँ, आप तो जानती ही है कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। दादी माँ बेटा खाने में क्या क्या बनाया है? जया कंफ्यूज होकर, आपके सामने ही तो है दादी माँ, क्या आप भी जानबूझकर पूछ रही है? अब तो मैं बना दी, आप क्यों टेस्ट ले रही है? ये सुनकर सब लोग चारों तरफ देखते हैं कि खाना कहाँ है। उमेश जी समझ जाते हैं कि उसकी बेटी ने कुछ नहीं बनाया, उसके लिए जूस ही खाना है। दादी माँ कहाँ है खाना? उमेश जी हंसते हुए, जो जूस आपके सामने दिख रहा है न वो ही खाना है माँ। ये सुनकर तो बेचारा आयुष हैरान नजरों से जया को देख रहा था जैसे कोई वो दूसरे ग्रह की है। दादी माँ गुस्से में, क्या तुमने केवल जूस बनाने में इतना समय लगाया? जया एटीट्यूड से, हाँ दादी माँ, मैं जानती हूँ कि अभी आप और तारीफ करना चाहती है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। लेकिन मैं एक सच आपको बताना चाहूंगी, मैंने अपने मन से नहीं बनाया, मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया है। गूगल बाबा का सहारा लेकर मैंने सर्च किया तो यही आया। आयुष घूरते हुए, क्या सर्च मारा था? जया सबसे कम टाइम में बनने वाला खाना। चलो अब ये सब बहुत हुआ, मैंने इतना देर मेहनत किया है, सब पीकर बताओ कैसा है। ये सुनकर सब एक दूसरे को लाचारी भरे नजरों से देख रहे थे। आयुष मन में, सच में ये झल्ली के झल्ली है, जूस बनाने में कितना समय लगता है भला। चलो आयुष इतना प्यार से क्यूट सा शक्ल बनाकर बोल रही है तो पी ले। आयुष जूस उठाकर पीने के लिए एक सिप लेता है। उसको अजीब लगता है, वो उसको फेंकना चाहता था लेकिन फेंक नहीं सकता था। वो जया को देखते देखते पूरा खत्म कर जाता है। उसके बाद उमेश जी ग्लास उठाकर पीने लगते हैं। वो जैसे जैसे जूस का सिप ले रहे थे आयुष को हैरान भरी नजरों से देखे जा रहे थे। वो जया का एक्साइटमेंट से भरा चेहरा देखकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही दादी माँ जूस पीने के लिए उठाती है, आयुष और उमेश जी दोनों पकड़ लेते हैं। आयुष जूस लेकर एक सिप में ही पी जाता है। जया और दादी माँ हैरान भरे नजरों से उसे देखे जा रहे थे। जूस पीने के बाद वो वहां से सबसे मिलकर तुरंत निकल जाता है।
उमेश जी बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बेटी के लिए परफेक्ट पार्टनर मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ वंश मित्तल कॉरपोरेशन गया हुए था। वो सीधे सूची के केबिन में घुस जाता है। सूची अपना काम में बिजी थी। उसको समझ ही नहीं आया कि वंश कब आ गया। वंश मुस्कुराकर उसके करीब जाकर बैठ जाता है। उसके गरम गरम सांस जैसे ही सूची के बदन को टच करता है, सूची का पूरा बॉडी सिहर उठता है। तब उसका ध्यान अपने बगल के चेयर पर जाता है। वो हैरान होकर वहां से खड़ी होने ही वाली होती है कि वंश उसको अपने पास खींच लेता है और टाइटली पकड़ लेता है। सूची शर्माते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी ऑफिस के टाइम है, छोड़िए मुझे। वंश उसको इग्नोर करके उसके गर्दन पर अपना होठ चलाने लगता है। वंश खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सूची धीरे से, वीएम ये क्या कर रहे हैं? क्या आज आपको अदानी कॉरपोरेशन नहीं जाना? वंश धीरे से, सुनो तुमसे मैं थोड़ी देर के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें देखकर ही खुद का कंट्रोल खोने लगता हूँ। ये सुनकर सूची के गाल और कान शर्म से लाल हो जाते हैं। ये देखकर वंश मुस्कुराकर उसके कान पर हल्की बाइट करता है, जिससे सूची चिहुक उठती है। वंश इसी का मौका का फायदा उठाकर उसके मुंह में अपना जीभ डाल देता है। ये देखकर सूची की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वंश फ्रेंच किस करने लगता है, जिसमें सूची भी धीरे धीरे साथ देने लगती है। वंश इससे काफी एक्साइटेड हो गया था, लेकिन तभी उसके फोन पर मैनेजर रोहन का कॉल आता है। वंश इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो बार बार कॉल कर रहा था। सूची वंश को थोड़ा पीछे धक्का देते हुए कहती है, वीएम आप कॉल उठा लो, कोई जरूरी काम होगा। वंश को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करके कॉल उठाता है। उधर से रोहन उसको कुछ बोलता है। वंश कॉल काट देता है। सूची क्या हुआ, कोई जरूरी काम है? वंश हाँ, तुम टेंशन मत लो, इसे हम अपने कमरे में रात को कंटिन्यू करेंगे। ये कहकर उसके माथे पर हल्का किस करके वहां से निकल जाता है। सूची का तो शर्म से गाल लाल हो गया था। वही मित्तल हाउस में प्रिशा तैयार हो रही थी, तभी इशू उसके सामने जाकर बोलता है। इशू क्यूट सा शक्ल बनाकर, मॉमी मैं मॉन्स्टर अंकल के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, प्लीज आप भी चलो ना। प्रिशा ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि इशू खुद के मन से जो एकांश के साथ जा रहा था, वो जानती थी कि एकांश ने ही उसे मनाने को बोला होगा। प्रिशा इशू बेटा आप चले जाओ, आपकी मॉमी को बहुत काम है। इशू नाराज होने का नाटक करते हुए, मॉमी आप मेरे लिए इतना टाइम भी नहीं दे सकती, इससे अच्छा तो मैं आंटी के साथ ही था, कम से कम आप समय निकालकर मुझे घुमाने के लिए लेकर जाती थी। प्रिशा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। प्रिशा अपने घुटनों के बल बीत जाती है और कहती है, मैं अपना प्यारा सा बेटा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो एक छोटी सी चीज है, चलो चलते हैं। इशू खुश होकर प्रिशा को हग करते हुए बोलता, ओके माय कूल मॉमी। दोनों कुछ देर में मित्तल हाउस से बाहर आ जाते हैं, जहां एकांश अपने कार के सहारे खड़े होकर वो दोनों का वेट कर रहा था। वो वहां खड़े किसी सपने का एक राजकुमार जैसा लग रहा था, जैसे उसको बहुत तरस के बनाया गया हो, इसीलिए सारी लड़कियां उस पर नहीं फिदा थी, कुछ तो बात थी। इशू एकांश को आंख मार देता है जैसे उसका काम हो गया हो। एकांश ये देखकर स्माइल करता है। प्रिशा इग्नोर करके जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। अब क्या होगा आगे, क्या होने वाला है एकांश और प्रिशा के बीच? क्या मोड़ लेगा दोनों का रिश्ता? यश क्या करेगा? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 79, एकांश इन पिंक सूट। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। प्रिशा सीधे जाकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। एकांश उसको हैरान होकर देखता है। उसको ये देखकर अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो जानता प्रिशा जानबूझकर जाकर वहां बैठ गई है। एकांश मन में, मैडम को दिखाना नहीं है लेकिन फिक्र भी है। वो जानती है कि मैं कार कहलाऊंगा तो मेरे घाव में दर्द हो सकता है। चलो कोई नहीं हो तो तुम मेरी ही, तुमको जल्दी मैं एहसास कराकर रहूंगा बेबी। प्रिशा सीधे देखते हुए खड़ूस आवाज में बोलती है। यही खड़े खड़े सोचते रहना है कि बैठना भी है, या फिर मैं और इशू चले जाए। बेचारा एकांश जाकर आगे वाली सीट पर बैठा जाता है और इशू पीछे वाली सीट पर आराम से बैठ जाता है। ये देखकर प्रिशा और दंग थी, क्योंकि इशू आज तक अपनी मॉमी के बगल वाली सीट किसी को नहीं देता था। इशू एक्साइटेड होकर, मॉमी आप सीधे शॉपिंग मॉल चलो, मुझे आज मॉल घूमना है। प्रिशा कार स्टार्ट कर मॉल जाने के लिए निकल जाती है। इशू एकांश से क्यूट सा फेस बनाकर, मॉन्स्टर अंकल मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कह देता हूँ कि थोड़े हैं आप अच्छे, इसीलिए मैंने आपको आगे वाली सीट पर बैठने दिया है, वरना मुझे अपनी चीजें शेयर करने की आदत नहीं है। एकांश ये सुनकर मुस्कुरा देता है। इशू इतना कुछ बोल चुका था लेकिन उसको उसके कोई भी बात पर ध्यान नहीं दिया। केवल उसको ये ध्यान था कि इशू केवल उसको बैठने दिया है।
वो बहुत खुश था। वो आगे लगे मिरर में प्रिशा का रिएक्शन नोट कर रहा था। प्रिशा इशू और एकांश का नोक जोक सुनते सुनते मॉल पहुंच जाती है। प्रिशा कार से नीचे जल्दी उतरकर इशू को अपने गोद में उठा लेती है, जैसे उसको डर था कि वो कहीं खो जाएगा। एकांश भी कार से नीचे उतर जाता है। एकांश अपना गोगल अपने आंखों पर चढ़ा लेता है। वो बहुत डैशिंग लग रहा था। वहां के अगल बगल में आते जाते लोग उसे ही देखे जा रहे थे। वो मॉल किसी और का नहीं एकांश का ही था। प्रिशा को सारी लड़कियों का एकांश का घूरना पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में उसको इग्नोर मार देती है। इशू बेबस महसूस करते हुए, मॉमी आप ये क्या कर रहे हो? मैं बच्चा नहीं हूँ, प्लीज आप मुझे नीचे उतारो। देखो सब हमें ही देख रहे हैं। जानता हूँ कि मैं क्यूट हूँ इसीलिए सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप मुझे गोद ली हुई है तो ये मॉन्स्टर अंकल ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। प्रिशा करती भी क्या, वो उसको नीचे उतार देती है। वो भी अपना गोगल लगाकर पहन लेता है और एकांश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रिशा खुद को इग्नोर्ड महसूस करती है। प्रिशा इग्नोर करके आगे आगे चलने लगती है और पीछे से दोनों साथ में आ रहे थे। सब उन्हें ही देख रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सुंदरी आगे आगे कर रही हो और उसके पीछे दो हैंडसम बॉडीगार्ड्स हो। क्योंकि एकांश और इशू को किसी और का प्रिशा का घूरना पसंद नहीं आ रहा था। दोनों घूर कर सबको देख रहे थे। मॉल के मैनेजर को जब पता चलता है कि वहां कौन आया है तो सब सतर्क हो जाते हैं। सब जानते थे कि एकांश कैसा था और क्या कर सकता था, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि आगे चल रही लड़की के पास भी खुद का मॉल और सब कुछ है। इशू प्रिशा के पास जाते हुए बोलता है, मॉमी चलो ना हम लोग आपके लिए पहले शॉपिंग करते हैं। प्रिशा, इशू बेटे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खुद के लिए कुछ खरीद लो। एकांश से कोई पूछ ही रहा था कि उसको कुछ चाहिए या नहीं। एकांश दोनों माँ बेटे के बीच में जाते हुए बोलता है, मुझे चाहिए, पहले मेरे लिए शॉपिंग करेंगे। प्रिशा मन में एक नंबर का झूठे है। इन्हें क्या चाहिए, इन्हीं का तो मॉल है। घर पर सब तो पहले से ही मौजूद रहता है जो चाहिए इन्हें। इशू एक्साइटेड होकर, हाँ मॉन्स्टर अंकल पहले आपसे शुरू करते हैं। एकांश और इशू मेन सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। प्रिशा उनके पीछे पीछे जाती है। वहां खड़ी एम्प्लॉय इस बात से अनजान कि ये आदमी कौन है। वो सेडेक्टिव आवाज में बोलती है कि क्या चाहिए आपको सर। एकांश अपना गोगल उतारते हुए रुडेली बोलता है, सीधे खड़े हो जाओ एंड यू आर फायर। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है। तभी वो पीछे देखती है कि एक लड़की खड़ी जो काफी गुस्से में लग रही थी। वो एम्प्लॉय वहां से जल्दी निकल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि किससे वो पंगा ले रही थी। एकांश प्रिशा से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सूट लूं, तुम मेरे लिए चूज कर दो ना। इशू एक्साइटेड होकर, हाँ मॉन्स्टर अंकल मेरी मॉमी मेरे लिए भी ड्रेस पसंद करती है। मॉमी का हर पसंद मुझे पसंद है। आप चिंता मत करो, मॉमी आपके लिए ड्रेस चूज कर देगी, है ना मॉमी। प्रिशा मन में एकांश को कोसती है। प्रिशा इशू से एकांश को घूरते हुए, हाँ बेटा मैं आपका बात कैसे टाल सकती हूँ। ये देखकर एकांश मुस्कुराता है। एकांश बहुत खुश लग रहा था। प्रिशा उसके लिए ड्रेस चूज करती है और एकांश को देती है। वो जानबूझकर एकांश के लिए कलरफुल सूट पसंद करती है। ऐसा नहीं था कि वो सूट अच्छे नहीं थे, लेकिन एकांश कलरफुल सूट नहीं पहनता था। प्रिशा मन में, बड़ा मेरे पसंद का पहनना है ना, लो अब पहनो। प्रिशा एकांश से, लीजिए जाकर ट्राई कीजिए। एकांश सूट देखकर समझ रहा था कि प्रिशा क्या कर रही है। वो ये देखकर स्माइल करता है और सूट अंदर लेकर चला जाता है। इशू को बाथरूम जाना था इसीलिए वो प्रिशा से कहकर बाथरूम में चला जाता है। प्रिशा उसका बाहर ही वेट कर रही थी। वो मेंस टॉयलेट के बाहर इधर उधर चक्कर काट रही थी, तभी किसी से टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि कोई उसको पकड़ लेता है। प्रिशा देखती है कि कोई उसे पकड़ा हुआ है। वो आदमी उसे ही देखे जा रहा था। वो लगभग 29-30 साल का था। देखने में काफी हैंडसम, लेकिन एकांश इतना नहीं। वो प्रिशा में जैसे खो गया था। प्रिशा जल्दी से खड़ी होती है, लेकिन वो अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अंदर से इशू बाहर आते हुए ये देखता है। उसे अच्छा नहीं लगता। इशू, अंकल आप कौन हो? ये मेरी मॉमी को क्यों पकड़े हुए हो? छोड़ो उन्हें। वो आदमी जल्दी से प्रिशा का हाथ छोड़ देता है। इशू प्रिशा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी अभी भी शौक में था कि इतनी यंग ब्यूटीफुल लेडी का एक बेटा भी है। आदमी, सो सॉरी मिस, मेरा ध्यान कहीं और था। प्रिशा, इट्स ओके। इनफैक्ट मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने मुझे गिरने से बचा लिया। वैसे मेरे बेटे के बातों का बुरा मत मानिएगा। आदमी, नो नो, ये तो बहुत क्यूट बच्चा है। सॉरी मैं तो अपना नाम बताना भूल गया। हेलो आई एम विवान देसाई। प्रिशा, हाय आई एम प्रिशा मित्तल। अब हमें चलना चाहिए, कोई हमारा वेट कर रहा होगा। मित्तल सुनकर वो चौंक जाता है। वो शांत वही खड़े उन लोग को जाते हुए देखते रहता है।
विवान कुछ देर में वहां से निकल जाता है। एकांश अपना सूट पहनकर बाहर कब से वेट कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि प्रिशा उसके सामने नहीं थी। वो देखता है कि प्रिशा और इशु दोनों साथ में आ रहे हैं। प्रिशा बेचारी एकांश को देखकर शौक में थी, क्योंकि वो पिंक सूट में भी कमाल का लग रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने उसका पसंद किया हुआ सूट पहन लिया। इशु उसके पास जाकर उसको चारों तरफ घूम घूम कर देखता है। एकांश चिढ़ते हुए, घूमना बंद करो छोटे, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हूँ? और तुम दोनों कहाँ गए थे? इशु, वाह मॉन्स्टर अंकल, आप तो एकदम पिंकी लग रहे हो। ये सुनकर प्रिशा को हंसी आ जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। एकांश उसको घूरने लगता है। एकांश चिढ़ते हुए, पिंकी, लेकिन मैं अब यही लूंगा कुछ भी हो। और तुम दोनों कहाँ गए थे? मैं कब से वेट कर रहा था। प्रिशा, मैं इशु को लेकर वॉशरूम गई थी। इशु मासूम सा, अंकल मैं न वहाँ एक हैंडसम अंकल से मिला। उन्होंने मॉमी को गिरने से बचाया। मॉमी गिरने वाली थी तो उन्होंने अपना अपने हाथ से पकड़ लिया था। ये सुनकर तो जैसे एकांश का गुस्सा का टेम्परेचर हाई होने लगा था। प्रिशा उसका रिएक्शन अच्छे से समझ रही थी। वो जानती थी कि अगर वो कुछ नहीं की तो ये बहुत बड़ा कांड होने वाला है। होगा ही वो पोसेसिव बंदा जो था। उसकी बंदी को कोई भला छुट्टी दिया ही था, ऊपर से इशु तारीफ जो कर रहा था। प्रिशा कुछ बोलने की वाली थी कि वहां से किसी को बहुत डांटने का आवाज आ रहा था। एकांश भी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही थी। प्रिशा वहां जाकर देखती है। वो वहां खड़े लोगों को देखकर शॉक में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ इन लोग से मिल सकती है। अब क्या होगा? क्या करेगी प्रिशा? कौन है वो दो लोग? क्या है विवान देसाई? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 80, माहिर की शादी फिक्स। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। प्रिशा जाकर देखती है कि वहां पर कौन बहस कर रहा है। एकांश भी उसके पीछे पीछे इशु के साथ जाता है। प्रिशा वहां का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कोई और नहीं, उसके दोनों फेक पेरेंट्स थे। एक फीमेल एम्प्लॉय दोनों पर बहुत गुस्सा हो रही थी। एम्प्लॉय, ये मॉल आप जैसे के लिए नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं। आपको जब खरीदना ही नहीं था तो आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? कुछ देर में से वहां का मैनेजर भागे भागे आता है। वो बहुत डरा हुआ था। वो जानता था कि यहाँ कौन आया है। मैनेजर, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो? एम्प्लॉय, सर ये लेडी ने हमारे सबसे महंगे सूट पर जूस गिरा दिया है। और अब ये पेमेंट भी नहीं करना चाह रही। जब इनकी यहाँ आने की औकात ही नहीं थी तो ये केवल यहाँ देखने आई हुई है। और ये वंश मित्तल की बहन से अपना रिलेशन बता रही है। नंदनी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नजर प्रिशा पर जाती है। वो चौंक जाती है। वो रोते हुए प्रिशा के पास जाती है जो कुछ दूर पर खड़ी थी। नंदनी रोते हुए, प्रिशा बेटा, तुम यहाँ, थैंक गॉड कि तुम यहाँ मुझे मिल गई। नंदनी को प्यार से बोलते देख तो प्रिशा जैसे दम खड़ी थी। एकांश और इशु बिना कोई एक्सप्रेशन के वही पीछे खड़ा था, जैसे दो बॉडीगार्ड हो जो कभी भी प्रोटेक्शन के लिए आ सकते थे। मैनेजर और वहां खड़े लोग भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो एकांश और प्रिशा खड़े थे। प्रिशा के बारे में तो केवल मैनेजर ही जानता था, लेकिन एकांश को सब पहचानते थे। सबका डर से पसीना चलने लगता है। नंदनी रोते हुए, बेटा मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, बहुत सताया है, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। सुनील उदास होकर, प्रिशा बेटा मैंने तुम्हें हमेशा अपना बैड लक मानता था, लेकिन तुम तो हमारे लिए सबसे लकी थी। मैंने तो तुम्हें वैसा प्यार नहीं दिया जैसा एक बाप अपनी बेटी को देता है। लेकिन मैंने तुम्हें पाला जरूर है और मेरी पहली पत्नी ने तुम्हें गोद भी लिया था। क्या इसके कारण तुम्हारा हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? प्रिशा वहां शांत खड़े होकर घूर रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये सब नाटक है, लेकिन वो बचपन से उनके साथ पली बड़ी थी, इसीलिए उनको यहाँ रहने तो नहीं से सकती थी। प्रिशा चाहती तो बहुत पहले ही इनका काम तमाम कर सकती थी, लेकिन इसी वजह से उसने अपने आप को रोक रखा था। इन लोग भले ही अच्छे नहीं थे, लेकिन जिस माँ ने उसे गोद लिया था वो इसके लिए भगवान से कम नहीं थी। उन्हीं के कारण वो आज जिंदा थी। ये उन्हीं की फैमिली थी। नंदनी रोते हुए, प्रिशा बेटा अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। पायल को भी किसी ने मरवा दिया। तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। प्रिशा हैरान होकर, क्या क्या पायल मर चुकी है? सुनील उदास होकर, हाँ जब उसने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था तब से ही वो गायब थी। उसके बाद हमें उसका सब मिला। प्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो भले ही कितना भी कठोर खुद को क्यों न दिखाए, वो बहुत ही दयालु थी। वो अपने साथ रहने वालों को कुछ नहीं होने देती थी। ये सब एकांश को समझ आ रहा था। बाकी सब उसका नाटक देख देखकर काफी इरिटेट हो चुके थे। एम्प्लॉय, अपना नाटक बंद करो, बहुत हुआ। और जो ये लड़की है न उसको अपने साथ ले जाकर बाहर बात करो।
हमारे चीफ आए हुए हैं, पेमेंट करो और इसके साथ यहाँ से निकलो, डिस्टर्ब मत करो, उनको ये सब पसंद नहीं है। मैं तुम जैसों को जानती हूँ कि खुद के आदमी को ले आना है और मिलकर जानबूझकर ऐसा नाटक करना है जिससे कोई अमीर आदमी फंस जाए। इस लड़की का सुंदरता को अच्छे से फायदा उठा रही हो। इस फ्लो के कोई भी एम्प्लॉय को प्रिशा के बारे में नहीं पता था। प्रिशा बहुत सिंपल सा ड्रेस पहनकर आई थी लेकिन वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेकिन मैनेजर ये सुनकर डर से कांपने लगा था। ऐसा लग रहा था कि डर से वो बेहोश हो जाएगा। कुछ देर पहले ही उसका पेमेंट कटा था, फिर से ये होना। एकांश का पारा काफी हाई हो चुका था। इशू भी काफी गुस्से में लग रहा था। इशू गुस्से में, मॉन्स्टर अंकल क्या आप ये पूरा मॉल ही खरीद सकते हो? एकांश उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम जैसा चाहो। वो अंदर अंदर खुश हो गया था क्योंकि आज इशू को इम्प्रेस करने का जो मौका मिल गया था। इशू ये सुनकर खुश हो जाता है। वो आगे बढ़कर कहता है, आज से ये मॉल मेरे मॉन्स्टर अंकल खरीद रहे हो। ये सुनकर सब चारों तरफ देखने लगते हैं कि किसने कहा। तब जाकर ध्यान आता है कि इस छोटे से बच्चे ने कहा है। सब हैरान होकर उसको देख रहे होते हैं। फीमेल एम्प्लॉय, बच्चे ये तुम क्या कह रहे हो? ये कोई खिलौना नहीं है जो चाहे वो काट सकता है। और क्या तुम्हारे अंकल जानते हैं कि इस मॉल का मालिक कौन है? इशू गुस्से में, शायद आप नहीं जानती कि मेरे मॉनिटर अंकल और मामू कौन है। जब आप ये नहीं जानती तो ये कैसे जानेगी कि मेरी मॉमी कौन है? फीमेल एम्प्लॉय कुछ बोलने को ही होती है तभी एकांश गुस्से में बोलता है, मैं हूँ वो जिसके बारे में ये बच्चा बोल रहा है। और मैं ये मॉल खरीद रहा हूँ। और जब मैं ये मॉल खरीद रहा ही हूँ तो इशू जो चाहे वो कर सकता है। प्रिशा ये सब सुनकर उसका सर चकरा रहा था। वो ये सब से इरिटेट हो चुकी थी। मैनेजर और एम्प्लॉय शॉक थे क्योंकि ये मॉल तो पहले से ही एकांश था। वो फिर से क्यों खरीदने को बोल रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उससे कोई दोबारा क्वेश्चन कर ले इतनी हिम्मत किसमें थी। सब शांत होकर डर से एक दूसरे को देख रहे थे। इशू एटीट्यूड से, अब समझ आया आप सबको। अब वो आंटी जो मेरी मॉम को ये सब बोल रही थी उनको मैं फायर करता हूँ। और मैनेजर अंकल आप थोड़ा एम्प्लॉय को समझाया कीजिए कि कोई भी कस्टमर आए उनसे अच्छे से बात करे। ये सुनकर सबका बोली तक नहीं निकलता क्योंकि वो प्रिशा को अपनी मॉम बोल रहा था। वो एम्प्लॉय वहां से जल्दी से रोते हुए निकल जाती है क्योंकि उसको ब्लैकलिस्टेड नहीं होना था। इशू नंदनी के पास जाकर बोलता है, आप चिंता मत करो, आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एकांश अंकल ने खरीद ली है। मेरी मॉमी बहुत प्यारी है और मैं उनका प्यारा सा बच्चा हूँ। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो शौक में थे कि वो प्रिशा को मॉमी कैसे बोल रहा है। प्रिशा इशू का हाथ पकड़ती है और वहां से बाहर जाने लगती है। एकांश भी उसके पीछे पीछे जाता है। नंदनी और सुनील जी उसको जाते हुए देखते हैं और एक सरकास्टिक स्माइल देते हैं, जैसे दोनों ने प्रिशा के लाइफ में अब एंट्री कर लिया हो। प्रिशा बहुत शांत थी। वो बाहर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। इशू और एकांश दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं जैसे जानना चाह रहे हो कि किया जाए। इशू, मॉमी मुझे भूख लगी है, क्या हम खाने चले? प्रिशा बिन कुछ कहे एक रेस्टोरेंट की तरफ कार घुमा देती है। इशू और एकांश दोनों अभी पीछे साथ में बैठे थे। एकांश धीरे से, छोटे तुम्हारी मॉमी नाराज सेड है या नाराज है? ये हमें कैसे पता चलेगा? इशू धीरे से, ओफो अंकल मेरी मामी हमसे नाराज है। आपको इतनी भी बात समझ नहीं आ रही है? एकांश कंफ्यूज होकर, क्यों? हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। क्या तुम्हारी मॉमी को मेरा तारीफ करना नहीं चाहिए? इशू हंसते हुए, आप टेंशन मत लो, उनके बदले मैं आज कर दूंगा। मॉमी इसीलिए नाराज है कि उनके कामों में हम दोनों ने इंटरफेयर क्यों किया। तभी एकांश के पास माहिर का कॉल आता है। वो कॉल पिकअप करता है। माहिर का बात सुनकर वो खुश था। वो कॉल कट कर देता है। प्रिशा मिरर में उसको स्माइल करते देख शॉक थी। उसको गुस्सा आ रहा था कि वो नाराज है फिर भी एकांश स्माइल कर रहा है। एकांश खुश होते हुए, एक खुशखबरी है। इशू एक्साइटेड होकर, कैसा खुशखबरी? प्रिशा ध्यान से सुनने लगती है। एकांश मुस्कुराते हुए, कल माहिर का शादी है। केवल एक दिन में उसने शादी करने का प्लान किया है। उसको बहुत जल्दी है, उसको रहा नहीं जा रहा है। ये सुनकर प्रिशा चौंक जाती है, लेकिन वो बहुत खुश थी। वो स्माइल करने लगती है। प्रिशा खुश होते हुए, चलो आप दोनों को मैं माफ कर रही हूँ। अब मुझे भी भूख लग रही है। चलो मैं आप दोनों को खुद का पसंद का खाना खिलाती हूँ। ये सुनकर दोनों बहुत खुश थे। इशू बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब क्या होगा आगे? क्या नंदनी और सुनील सच में सुधर जाएंगे? माहिर के शादी में क्या होने वाला है धमाका? क्या प्रिशा और एकांश की नजदीकियां बढ़ पाएंगी? क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि आयुष जया के घर जाकर क्या करके आया है? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज।
ये जानने के लिए सुनते रहिए एएस नोवेल स्टोरी पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल हिंदी स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।